दोस्तों, जय हिंद। आज आपका जो पुराना पेपर है उसको एक इस तरीके से पढ़ना है कि उसमें पूछा क्या जा रहा है और आपका तरीका क्या रह रहा है पढ़ने का। तो आज हम इस पर बात करेंगे। आज आपने डीसी सर की वीडियो जो चैनल पर देखी है, उनका जो खुद का एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपने देखी होगी कि सर ने डिस्कस किया है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किसको छोड़ना है। ठीक ना, जैसे कि बाज़ार पूरा एक सजा हुआ है और वही एक भीड़ वाला दायरा तैयार होता चला जा रहा है और बच्चे पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। सबसे पहले खुद से भी एक पुराने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करें कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक ना, तो आज इस पेपर में हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर बात करेंगे कि क्या जो बाज़ार में हमें उस भीड़ का हिस्सा बनाकर हमें जो पढ़ाया जाता है, ये 200-400 रुपये में जो कोर्स बेचे जा रहे हैं, क्या ये बस वाजिब हैं या फिर बस इसी तरह भीड़ का हिस्सा बनने के लिए ही तैयार किए जा रहे हैं। तो हम सिर्फ इसी पर बात करेंगे आज। देखो, सबसे पहले प्रश्नों की डिमांड को समझो कि वो पूछ क्या रहा है आपसे। इसमें लिखा है समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है। और हमें पढ़ा क्या दिया जाता है वहाँ पर, अनेकों प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा पूरी की पूरी योजना उठाकर, मतलब पूरी एक लिस्ट फॉर्म में तैयार करके दे दिया जाता है। 100 से लेके 200 योजना तक आपको पढ़ा दी जाएंगी पूरी मिलाकर, चाहे वो कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे वो शैक्षणिक योजनाएं हों, चाहे वो स्वास्थ्य की योजना हो, कैसी भी योजनाएं हों, वो पूरी की पूरी हमें एक लिस्ट थमा दी जाती, चाहे वो हमारे काम की हो अथवा ना हो। लेकिन आप क्वेश्चंस की डिमांड को समझो कि वो पूछ क्या रहा है कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है। कुल मिला के वो ऐसी योजनाएं पूछ रहा है जिनका एकीकरण किया गया है, मतलब ऐसी कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका एक करके एक नई योजना के रूप में बनाया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हम अगर योजनाएं पढ़ रहे हैं तो योजनाओं को पढ़ना कैसे है, उन योजनाओं पर भी हमें फोकस करना है जो 2-3-4 योजनाओं को मिलाकर कोई एक बड़ी योजना बना दी गई है। जैसा कि इसमें पूछा गया है, आपने देखे होंगे, जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उनको ये बात ज़रूर पता होगी कि ये प्रश्न बहुत लोगों ने गलत किया होगा। इसका जो सही आंसर है वो सी था कि इसमें 3 योजनाओं को मिलाकर एक योजना तैयार की गई थी। ठीक, और हम पूरी रटने बैठ जाते हैं तो भैया उसमें डिफरेंट क्या है ये देखो कि पूरी योजनाएं पढ़ने की बजाय ये देखो कि ऐसी कौन सी योजना है जो वर्तमान में कार्यरत तो है, लेकिन ऐसी 3-4 योजनाओं को मिलाकर एक बड़ी योजना के रूप में परिवर्तित करके हमारे सामने रखा गया है, तो वो यूनिक हो जाती है। ठीक ना, तो हमें योजना तो पढ़नी है लेकिन उसके दूसरे पक्ष को भी पढ़ना है कि ऐसी कौन सी योजनाएं बन गई हैं भैया नए तरीके से जो 3-4 योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है। ठीक, उम्मीद है कि यहाँ से आप समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपका ये होता है, हम पढ़ने लगे रहते हैं योजनाओं को और वो पूछ क्या रहा है, 3-4 योजनाएं जो मिलकर एक बना दी गई हों। ठीक, पहला क्वेश्चन तो ये होता है। दूसरा, यहाँ से आइए, हम पढ़ते हैं नदियाँ कि नदियाँ कहाँ से हैं भैया, कितने किलोमीटर तक बह रही हैं, हमारे यहाँ कितनी बह रही हैं, अदर कहाँ बह रही हैं। वो पूछता क्या है, उसने पूछा है कि ऐसी कौन सी पहाड़ी है, मतलब उसका नाम पूछा उसने, आपसे नदी नहीं पूछी है कि नदी कौन सी है और ये किस राज्य में बहती है। हम यही पढ़ते हैं ना कि नदी है और वो किस राज्य में बहती है, बस हम इतना पढ़ लेते हैं। हम नदियाँ पढ़ते हैं और उसका राज्य पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ पर प्रवाहित हो रही है, लेकिन हम ये नहीं पढ़ते हैं कि वो किस श्रेणी से निकली है या किस क्षेत्र से उसका उद्गम हुआ है। और देखो, अब साधारण रूप से इसमें देखना, उसने ना पहाड़ियों के ही नाम पूछे हैं कि कौन सी किस पहाड़ी से उसका उद्गम हुआ है। तो अब ध्यान रखना भैया कि जब आप पढ़ें तो सिर्फ नदियाँ ये ना पढ़ना कि ये नदी जो इस राज्य में बहती, ये नदी इस राज्य में बहती, उसकी पहाड़ियाँ भी आप पढ़ोगे वो कि उसका ओरिजिन किस वाले से होता है। ठीक ना, ये सतपुड़ा श्रेणी हो गया, ब्रह्मगिरी पहाड़ी हो गई, इन पहाड़ियों के नाम में भी आपको साथ में पढ़ना है ये किस पहाड़ी से इनका ओरिजिन होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये हुआ। तीसरा आते हैं, उसने देखो हम क्या पढ़ते हैं कि कौन सा पर्वत, पठार या चोटी जो कुछ भी है वो किस राज्य में है। वो पूछता क्या है, वो क्रम पूछता है आपसे। पता देखो, उसने पूछा है नीचे से ऊपर की ओर, मतलब कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम से जमाने के लिए कह दिया है। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन उसने पहले भी पूछा है कि पूर्व से पश्चिम वो जमाने के लिए कह देता है, कई बार वो दक्षिण से उत्तर की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ भी जमाने के लिए कह देता है। हमें सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि कौन सी पहाड़ी, कौन सी चोटी, कौन सा पठार किस राज्य में है, हमें उसका क्रम भी पढ़ना है। तो पढ़ने में ना थोड़ा सा बदलाव लाओ अपने, जैसा कि सर ने बताया था आज क्लास में कि हमें क्या पढ़ना है भैया, किस तरीके से पढ़ना है, भीड़ का हिस्सा बन के मत शामिल हो जाना। तीसरा क्वेश्चन ये क्लियर हो रहा है भैया कि हमें क्या पढ़ना है ना। यहाँ से आते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसा नहीं कि मैं बना के ले आई हूँ, क्वेश्चन आपके सामने ही है, आप खुद से भी एनालिसिस करना भैया क्या हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही है या फिर जो सर जो पढ़ा रहे हैं वो सही है ना।
उसको समझो। देखो हम क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम जनजाति पढ़ते हैं, ठीक। अब वो जनजाति में हम ये पूछते हैं, हम ये पढ़ लेते हैं कि कौन सी जनजाति है और कौन सा व्यक्ति और किस क्रांति में योगदान दिया है। वो पूछता क्या है, वो क्षेत्र पूछता है आपसे, ठीक ना। ये उसने क्षेत्र ही तो पूछे, उसने जिला पूछ लिया, तो हमें इस पर भी फोकस करके पढ़ना है। क्रांति के क्षेत्र को सुमेलित किए, जिसने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इसमें, ठीक। तो आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि ये व्यक्ति इसमें शामिल था, इस क्रांति में शामिल था, उसका क्षेत्र भी पढ़ना है कि वो किस क्षेत्र से शामिल था, ठीक ना। एक क्वेश्चन ये है, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। हम क्या पढ़ते हैं, हम नदियाँ पढ़ते हैं। उसने क्या पूछा है, उसका प्रथम वर्णन पूछा है कि प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है। अब फेमस नदी कौन सी है हमारे यहाँ की लाइफलाइन कही जाती है नर्मदा नदी। भैया वो क्यों ना पूछे यार उसका उद्गम स्थल और उसका पहला वर्णन कहाँ पर मिलता है। ये कोई बड़ा ऐसा प्रश्न नहीं है भैया, पढ़ने की क्वालिटी में बदलाव लाओ अपनी, ठीक ना। जैसा कि सर ने कहा था, आपने देखा होगा सर ने पढ़ाया है और बहुत सारे बच्चे अब नहीं पढ़े, वो बात अलग है। तो इस प्रश्न में उसने आपसे ये पूछा है कि इसका प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है। आप पढ़ते हैं नदियाँ, रट्टा मार मार के पढ़ाए जा रहे हैं बाकी के प्लेटफॉर्म पर, देखा होगा आपने, ठीक ना। तो अपने पढ़ाई में थोड़ा सा बदलाव लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं अभिलेख, और वो क्या पूछ रहा है आपसे, उसके रचयिता पूछ रहा है। ऐसे दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि हम सिर्फ अभिलेखों को पढ़ने में लगे रहते हैं और उसने उसके रचयिता पूछ रखा है, तो पूरा एनालिसिस करके पढ़ना है भैया, ठीक ना। ये देखो इसमें भी उसने रचयिता ही पूछा है, भवभूति ने इसकी रचना की है, ठीक ना। मतलब इसमें गलत पूछा, मतलब वो सही पूछना चाहता था, इसमें भी उसने वही पूछा है, मतलब कि वो रचयिता ही पूछना चाहता था, लेकिन उसने अपने प्रश्न में ये कहा है कि इसमें गलत कौन सा है। तो ये वही बात है कि भवभूति ने नहीं लिखा था, ये वत्स भट्टी ने लिखा था, ठीक ना। तो हमें क्या पढ़ना है, अभिलेख बस नहीं पढ़ना, उसके रचनाकार भी पढ़ना है कि कौन सा अभिलेख किस रचनाकार ने लिखा है, ठीक ना। ये नेक्स्ट देखो, हम मिट्टियाँ पढ़ने में लगे रहते हैं, काली मिट्टी का निर्माण, ठीक ना। उसने चट्टान का नाम पूछा है कि काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किस चट्टान से होता है, ठीक ना। आप सिर्फ मिट्टियाँ बस पढ़ते मत रहना, क्षेत्र के आधार पर मत पढ़ते रहना, उसकी चट्टानों को भी पढ़ना है। उसने घुस घुस के अंदर पूछा है, डेप्थ में जाके पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ से आइए, उसने उद्योग पूछा है, सॉरी ये थोड़ा सा क्वेश्चन दब गया है इसमें, देखो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। उसमें ये पूछा है कि कौन सा उद्योग, हम सिर्फ उद्योग पढ़ने में लगे रहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे कौन कौन से उद्योग हैं जो वर्तमान में स्थापित हैं, ठीक। वो क्या पूछता है, किस देश की सहायता से स्थापित हैं, ठीक ना, वो ये पूछता है। और आप क्या पढ़ते हैं, हमें उद्योग रटाए जा रहे होते हैं, ठीक ना। और निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना में 4 राज्य, हम सिर्फ परियोजना पढ़ते हैं कि किस नदी पर बनी है, कितनी उत्पादन क्षमता। उसने क्या पूछा, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो 4 राज्यों से मिलकर बनी हुई है या 4 राज्यों की भागीदारी है, ठीक। तो इस तरीके से पूछना है भैया, संयुक्त भागीदारी पर भी फोकस करना है आपको। नेक्स्ट यहाँ से आइए, वही वाला क्वेश्चन है, पिछली बार का भी बता दिया मैंने। यहाँ से आइए, रॉक फॉस्फेट, हम खनिज पढ़ने में लगे रहते हैं। वो खनिज का उपयोग पूछ रहा है कि खनिज का उपयोग मतलब किस क्षेत्र में किया जा रहा है, किस खनिज का उपयोग किस उद्योग में किया जा रहा है। हम उद्योग पढ़ने में लगे रहते हैं या फिर हम खनिज पढ़ने में लगे रहते हैं, वो उसका उपयोग पूछ रहा है कि अगर कोई आपके, जैसे कि रॉक फॉस्फेट पूछा उसने उसका उपयोग पूछा है कि किस उद्योग में इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक ना। सिर्फ खाली नहीं पढ़ना है भैया, उसके अंदर जाके भी पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक ना। ये देखो, ये पूछा उन्होंने, ये तो हो गया है शायद आपका महेंद्रगिरी अनायमुडी, ये हो गया है आपका, ये भी हो गया है लगभग कंप्लीट। ये देखो हम क्या पढ़ते हैं, हम वन की पूरी रिपोर्ट रटने बैठ जाते हैं। उसने क्या पूछा, बांस का राष्ट्रीयकरण। भैया वो कुछ भी पूछ सकता है ना। तो अब प्लीज़ अपनी आंखें थोड़ा खोलें और पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाएं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक ना। ये भेड़ियों की तरह भीड़ में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में जो आपके काम की हो और आपको जागरूक करे, ठीक ना। बाकी आज सुबह की एप्लीकेशन पर वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो शायद आपके अंदर इतनी जागरूकता आ ही गई होगी कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया जाता है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और उसके भी किस पोर्शन से बन रहे हैं, ठीक ना। आज सुबह की वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। दूसरी वीडियो ये है जो आपके पेपर को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगी भैया कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमें क्या पढ़ना है, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।